दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नयाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमने आधुनिक युग के प्रश्नों को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें पहले हमने भारतेंदु युग को किया, फिर द्विवेदी युग के कुछ प्रश्न किए हैं, कुछ प्रश्न बाकी है जो कि आज कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम जो है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और सठोत्तरी हिंदी कविता को करने के बाद जो है एक एक लेक्चर में या एक एक वीडियो में हम लोग निबंध, उपन्यास और नाटकों को देखेंगे। ये मेरी प्रयोजना है और ये जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, हो सकता है एक दिन में 3 वीडियो आपको देखने को मिले, तो आप भी हमारे साथ सहयोग करेंगे। हाँ, हमें पता है कि कम लोग देख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो देख रहे हैं लगभग पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंटेंट में कोई कमी नहीं है। हाँ, आपसे जो लोग देख पा रहे हैं, हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, लोग देख रहे हैं तो फिर वीडियो बनाना चाहिए। ओके, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। जो है आज जो है द्विवेदी का जो है दूसरा खंड है। हाँ, इसमें भी लगभग 30 से 40 प्रश्न हैं, तो उसको करके हम लोग जो है जल्दी से छायावाद की तरफ फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की तरफ जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो है आपका 8 से 16 और के बीच एग्ज़ाम है, और उसमें जो है 11 तारीख को हिंदी का भी एग्ज़ाम है नेट वालों का। तो सारे एग्ज़ाम इसी वीक, नेक्स्ट वीक में पड़ रहा है, तो इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, देखो 1 से 11 नंबर से लेकर के चलते हैं। उससे पहले एक प्रश्न है, वो भी देख ही लेते हैं। पेन ले लें, 1 मिनट, पेन। हाँ, ओके। कह रहे हैं हिंदी में स्वसंतावाद या स्वसंता का सब सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है मुकुटधर पांडे जी ने किया था ऐसा। ठीक, इससे अधिक याद नहीं रखना है हम लोग को। किस साहित्यकार ने राष्ट्र, और ये थोड़ा फास्ट रखेंगे क्योंकि हमें अधिक क्वेश्चन करना है, समय कम है और आप लोग भी समय इधर उधर मत बर्बाद करिए, इसलिए फास्ट करेंगे। हाँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का समय चल चुका है। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुन मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की, मतलब सगुन मूर्ति सर्वेश की बातचीत किया। तो ये आप जानते हैं कि राष्ट्र कवि जो है दिनकर भी ऑप्शन है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त आंसर होगा, क्योंकि दोनों को हम लोग राष्ट्र कवि कहते हैं। और हम लोग अभी आप जान लीजिए कि हम लोग जो है किस चीज़ की बात कर रहे हैं द्विवेदी युग में, तो मैथिली शरण गुप्त ही आंसर होना चाहिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को कालक्रम में रखिए। ठीक है, तो ये देखिए राजस्थान लेक्चरर में आया हुआ है, तो थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आप यदि ऑप्शन नहीं देखना चाहते तो एटलीस्ट ये देख लीजिए, भारत भारती का जो है सबसे पहले उनका रचना है, तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे 3 ऑप्शन में भारत भारती पहले दे दिया है। ओके, और भारत भारती का आप जानते हैं कि जो है 1912 में आया हुआ है भारत भारती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है साकेत 1931 ईस्वी में, उसके जस्ट बाद जो है यशोधरा आया हुआ है। तो जो है भारत भारती, साकेत, यशोधरा और सबसे लास्ट में विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में। ठीक है, ओके। तो आप कम से कम इसको भारत भारती और यशोधरा को याद करके रखेंगे कि यशोधरा 1932 और भारत भारती 1912। ठीक, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कमोदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब जो है आप लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं या फिर क्या कहते हैं पीजीटी टीजीटी के बच्चे हैं, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा डीप में चला गया है और डीप में आपसे पूछेगा नहीं। ओके, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत और अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकते, इस कथन किस विद्वान का है। ठीक है, तो ये कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। उस समय जान रहे होंगे कि जो है थोड़ा बता दें इस बात को कि जो है ये इसलिए बातचीत हो रही है क्योंकि आप देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले जो है एक तरह से मुख्य रूप से जो है भारतेंदु युग चल रहा था, उसमें जो है मतलब रीतकाल का इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा था, इस वजह से कि मतलब कवियों को कह रहे कि उन सारी चीज़ों से हट करके तुम इधर आओ। हाँ, ओके। भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है। भारत भारती की रचना का भारत भारती की बातचीत हो रही ना। हाँ, अतीत से प्रेरणा, हम कौन थे क्या होंगे अभी, ये जो पंक्ति है, वर्तमान को सार्थक बनाना और भविष्य का निर्माण किया, और हम कौन थे क्या होंगे अभी। हाँ, तो ये जो है भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की बातचीत हो रही है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा।
हरियोधकृत महाकाव्य का नाम लिखिए जिनसे संस्कृत के छंदों का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास में संस्कृत के छंद, और नेट के जो बच्चे हैं वो जरूर याद रखेंगे कि इसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो है नेट जेआरएफ के सिलेबस में प्रिय प्रवास लगा हुआ है, तो ये थोड़ा आप, और इसमें राधा कृष्ण की बातचीत हुई है। हाँ, ब्रजनांगना विलाप के नाम से पहले प्रकाशित हुई थी। ठीक, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है वह, ठीक है, तो इसमें यदि रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन नहीं है तो मैथिली शरण गुप्त लगाएंगे। वैसे भी जो है 2 लोग को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई, तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बट आप जब एक ही ऑप्शन है तो दिक्कत क्या है। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। ओके, बहुत फास्ट करना है हम लोग को। ये थोड़ा ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं। दिवस का अवसान थमिता गगन था लोहित को हो चला। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये अयोध्या हरियोध जी की पंक्ति है। ठीक, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की? तो ये आपको हम कल बताए हुए थे। हाँ सॉरी, जगन्नाथ रत्नाकर जी होंगे, और इनका जो है बताए थे कौन सा रचना, उद्धव शतक। उद्धव शतक में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 116 छंदों का। ठीक है, ये सब याद रखेंगे आप। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी ने किया। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? काव्य मंजूषा के रचयिता कौन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी कविताओं में की आलोचनाओं में कम लिख रहे हैं, तो इनको याद रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ओके, उसके बाद जो है आप इधर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली गुप्त जी की नहीं है? ठीक है, तो ये प्रिय प्रवास जो है किसका है? हरियोध जी का है। तो बाकी जो है आप याद रखेंगे, रंग में भंग, पंचवटी और जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामदास त्रिपाठी जी की नहीं है? ठीक है, तो ये श्रांत पथिक जो है किसका है, ये बताइए। शांत जो है हरमिट का ये जो अनुवाद है आपको बताए थे। ठीक है, तो ये श्रीधर पाठक का है। हाँ, श्रीधर पाठक का श्रांत पथिक। ओके, बाकी जो है स्वप्न मिलन और इस पथिक, ये सब उनका है ना। अयोध्या हरियोध जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है तो प्रिय प्रवास। बाकी जो कमैनी आप जानते हैं, जयशंकर प्रसाद कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर और साकेत मैथिली शरण गुप्त। बहुत फास्ट करना है हम लोग को। इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। ठीक है, तो प्रेम पथिक हो जाएगा ना, क्योंकि आप भारत भारती या जयद्रथ वध और यशोधरा के बारे में बातचीत की, आप ये एक बार विभाजित कर लें। 1912 ईस्वी में जो है ये आया हो, और यशोधरा 1932 ईस्वी में। आप देख रहे हैं हर जगह पूछ रहा है। और विष्णुप्रिया कब आया हो वो भी बता दीजिए। विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, तो सामंजस्यवादी कवि हैं शुक्ल जी के अनुसार। आप पढ़ेंगे शुक्ल जी का किताब तो। ठीक, ओके, और आगे बढ़ते हैं। ये लेते हैं, हिंदी में स्वतंत्रतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो है श्रीधर पाठक को कहा जाता है। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं फिर भी इसको, क्योंकि आप देखते हैं कि ये श्रीधर पाठक जी जो है अब श्रांत पथिक लिख रहे हैं और इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, इस वजह से स्वतंत्रवादी कह सकते हैं। कहते हैं कि हरियुद्ध की रचना नहीं है इसमें। ठीक है, तो हरियुद्ध की रचना जो है नहीं है, तो कौन? विचित्र विवाह। ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है। बाकी आप वो याद रखिए ना रखिए, वैदेव वनवास, चुभते चौपदे और चौखे चौपदे इनकी रचना है, ये याद रखेंगे। ठीक है, द्वितीय युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधार उपाधियों से विभूषित किया गया है, नाथुराम शर्मा। ठीक है, ओके, निम्नलिखित मैथन काव्य रचना नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कृषक क्रंदन नहीं है, तो बाकी याद रखेंगे। हिडिम्बा और या भारत तो याद रखेंगे ही याद रखेंगे। वैसे कृषक क्रंदन किसका है बताइएंगे आप लोग? एक मिनट। अच्छा, ये अच्छी बात हुई है कि लाइट आ गई है, थोड़ा अंधेरा आप लोग को दिख रहा होगा, समय बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, ओके, हम लोग आते हैं, इसको बंद कर दूँ थोड़ा। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं लाइट की व्यवस्था कर दूँ आप लोगों के लिए। अंधेरे में हम लोग पढ़ रहे थे, आप करिएगा। अब थोड़ी अच्छी लाइट आएगी। ओके, अब मैं खुद को बड़ा कर सकता हूँ, तभी से बहुत छोटा करके रखा था मैं खुद को। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप लोग। अब देखते हैं कहाँ थे हम लोग। हाँ,
और हाँ, हम लोग बता रहे थे कृषक क्रंदन किसकी है, तो आपको बताना याद होना चाहिए कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का कृषक क्रंदन है। ओके, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? वन वैभव वक संहार और सरंग्री, ये जो सब तो है, लेकिन शक्ति जो है नहीं है। ओके, हरियोध का कृत ये इंपॉर्टेंट नहीं है काव्यो, तो उसको जाने देते हैं। ठीक है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही साहित्य का असली रूप है? ठीक है, ये द्विवेदी युग जो कहते हैं, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु, ये दो पत्रिका थी ना। हाँ, और आपको ये बताना है कि जो है द्विवेदी युग, द्विवेदी जी इस पत्रिका का प्रकाशन कब से, मतलब संपादक कब से संभाल लेते हैं? ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, 1903 से संभाले हुए थे। हालांकि जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी से ही शुरू हो गया था। ओके, विख्यात जीवन वृत्त का हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्ति किसके रीति में संग्रहित है? फिर से एक बार पढ़ेंगे। विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, यह अटल सिद्धांत था। ठीक है, ये जैसे ही इस तरह का था थे की बात होने लगे और मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती आ जाए तो समझ जाइए। ठीक है, हम जब अपनी इतिहास को खंगालने लगेंगे तो मैथिली शरण गुप्त जी जरूर आएंगे। द्विवेदी युग की कविताओं की विशेषता क्या है? ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल जो है उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक इनकी विशेषता है। ठीक है, प्रकृति चित्रात्मक जो है आप जानते हैं, हाँ, इस युग की विशेषता है, छायावादी विशेषता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्नलिखित में से प्रतिष्ठित किया, तो ये साकेत ईस्वी में, साकेत में। ठीक है, साकेत में खास करके जो है उर्मिला समर्थित, उर्मिला से संबंधित चीज़ों को वो लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ जिक्र भी किया हुआ है। हम लोग फास्ट में हैं इसलिए ज़्यादा बातचीत हम नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि आपको जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके पास जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? ठीक है, तो जो है गद्यात्मकता है, वैचारिकता है, इतिवृत्तात्मकता है, लेकिन काव्यात्मकता की कमी मानी जाती है ना। हाँ, राजपुतानी आन की कथा, ठीक है, रंग में भंग में है, हालांकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन बन सके। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से? तो उर्मिला से संबंधित है, तो देखिए लक्ष्मण और उर्मिला, बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो खंड काव्य है। एक बार मतलब पहले लेक्चर में आप देखे होंगे कि महाकाव्य और खंड काव्य को लेकर के प्रश्न बन गया था, तो आप याद रखेंगे कि जयद्रथ वध जो है खंड काव्य है। दिवस का अवसान समय था, गगन था लोहित तो हो चला, तो ये प्रिय प्रवास में पंक्ति आप ढूंढ पाएंगे। ठीक है, प्रिय प्रवास में बार बार मैं कह रहा हूँ 17 सर्ग है, ये भूलिएगा मत। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में, हाँ, तो जो ऑब्वियस सी बात है ब्रज भाषा की बातचीत हो रही है हम। चिरगांव जो है मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म स्थान है। आप यदि याद करना चाहें तो कवियों के जन्म स्थान को याद कर सकते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने दीजिए, इसको मिला लेना है। ठीक है, आपको पहले से पता है कि जो है प्रिय प्रवास किसका है? हरियोध जी का है, तो ए का 3 खोज लीजिए, ए का 3 यहाँ भी, ये दोनों में से ए और सी में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है, रंग में भंग जो है मैथिली शरण गुप्त जी का, बी का 1, ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी का 2 आप लगा लीजिए, अब सी का 2 राय देवी प्रसाद और पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी का यहाँ बता रखे हैं। ठीक है, तो पूरा मत करिए, जहाँ एलिमिनेट हो जाए ख़त्म करिए, उसके बाद आगे बढ़िए, यदि समय ना हो तो, हाँ समय हो तो आप करिए आराम से। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी रीति सबको जो है लगाना है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिय प्रवास जो है 1914 ईस्वी की रचना है। हाँ, 1914 ईस्वी की प्रिय प्रवास है। साकेत आपको पता है कि कब की है, बताइए। साकेत 1931 की है। ठीक है, तुलसीदास ये जो है निराला जी की रचना है, तो ऑब्वियस सी बात है बाद में होने की संभावना है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाना चाहिए ना, बी। ठीक, प्रिय प्रवास साकेत, ये नहीं याद मत कर, ये मत याद करिएगा। ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर की यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद। ठीक है, तो ये जो पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं। ओके, इधर आ गए हम लोग।
इतिवृत्तात्मकता जो है ऑब्वियस सी बात है द्विवेदी जी, और बहुत बड़ी विशेषता है ये इतिवृत्तात्मकता। जब एक तरह से समझिए कि कविता का विकास नहीं हो रहा था, इस वजह से हाँ इतिवृत्तात्मकता अधिक है। कोई ये जो है चिंतनीय बात नहीं है। हिंदी साहित्य में बहुत लोग जो है चिंता लेने लगते हैं, अरे इतिवृत्तात्मकता ये वो। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों जी हैं। ठीक है। आधुनिक द्विवेदी युग का काल है, तो द्विवेदी युग 1900 से शुरू होकर 1920 पे ख़त्म होता है, या 1900 जो कि 18 जो है छायावाद का शुरुआत होता है, तो 18 से भी मान सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि 20 साल का गैप लें तो 1920 भी रखिए, तो उसमें इसका अंत में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है सबको, तो 20 और 18 में से कोई भी ऑप्शन है आप लगा सकते हैं, तो ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। द्विवेदी युग का है कवि कौन सा है जो द्विवेदी युग का? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का एक हमने कृषक रंध्रन अभी जिक्र किया था ना। हाँ, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं, तो मुकुटधर पांडे, और मुकुटधर पांडे ही छाया व स्वतंत्रतावाद का प्रयोग किया था। रस कलश किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह हरियों जी की रचना है। मैथिली गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो प्रबंधकार के रूप में लिखते, प्रबंध काव्य के रूप में ही मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से मैथिली गुप्त की कौन सी रचना नहीं है, नायिका प्रधान नहीं है? ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो जो है यशोधरा में नायिका है, साकेत में आप जानते हैं उर्मिला है, विष्णुप्रिया में है, लेकिन पंचवटी में नहीं है। पंचवटी में राम की बातचीत है। ठीक, ओके। अब देखो ये जो है सीरीज में लगाना है आपको, इसके बारे में बता रखा है। यशोधरा कब है? 1932। और साकेत कब है? 1931। ऑप्शन ए खत्म हो गया। ठीक है, साकेत 1931, और ये ऑप्शन पॉसिबल है। देखो ज़्यादा याद नहीं करना है, आप लोग को एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। ठीक है। और देखो पंचवटी जो है 1925 की रचना है, तो एक मिनट इधर देखो, बी ऑप्शन में देख रहे हो, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। ठीक है, यही सीन होना चाहिए। ठीक, तो आप जो है पंचवटी भी याद, ये पंच से 5 है ना पंच में, हाँ, तो इसलिए पंचवटी याद रख सकते हैं। पंच का 5 1925, कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए, याद हो जाए तो अच्छी बात है। साकेत 1931, यशोधरा 32, द्वापर 36। ठीक है, ओके। रंग में भंग के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक, तो हम लोग लगभग अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। साकेत महाकाव्य में सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो नवम सर्ग जो है सबसे मार्मिक सर्ग माना जाता है। हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो ठीक है। चौके तो चौपदे आपको अभी बताया था ना। हाँ, और ये दो चौके चौपदे और चुपते चौपदे दोनों आपको याद रखना है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है, ये भी याद रखना है। प्रिय प्रवास की रचना कब हुई थी? ये भी आपको याद रखना है, 1917 में। ठीक है, 1914 में, 1914 में। हाँ, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इस तरह से हम जो है द्विवेदी युग को ख़त्म कर लिए। अब मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट छायावाद की तरफ मिलेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कर दें और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कि मैं मोटिवेट होता रहूँ, कि अधिक लोग देख रहे हैं तो फिर बनाने में कोई दिक्कत होती नहीं, कम लोग देखेंगे तो फिर बनाने की इच्छा नहीं होती रहती है।